तो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा गुड कि आफ्टरनून आपको सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पराजेश, गुड आफ्टरनून शोभित। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है राजीव बंसल, SBBD। आपके मन में होगा कि सर इसको हम लोग क्यों देख रहे हैं। आज जो टॉपिक है उसको हम लोग इसी के बुक से ही कवर अप कर रहे हैं, तो इनका हक बनता है कि इतना आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। तो GST के ऊपर जो चैप्टर इनके पास है 14, उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने यहाँ से उठाया है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके यस सर। सर। इस केस के लिए हम लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, जैसा मैंने कल की क्लास को आपको बताया था कि GST रिजाइम में 3 टाइप्स ऑफ टैक्स रहते हैं। जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे नंबर 1 पे, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इन दोनों को कल मैंने समझाया था और पिछले सेमेस्टर में भी आप समझ चुके थे। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। नो सर। देन आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेजर कल हम लोगों ने कवर अप किया था। इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटीज लेजर, ये 3 कंटेंट इंपॉर्टेंट थे और इन्हीं को हम लोगों ने कॉमन पोर्टल पे कल बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, जो कि सेक्शन 49 पे रूल पे गिवन है, कैश लेजर जिसमें पेमेंट के मोड्स हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट्स की अगर हम लोग बात करें तो कल वाली क्लास में मोड ऑफ डिपॉजिट भी कवर अप किया था। इसके बाद में जो इसका कैश का यूटिलाइजेशन है, इस टर्म को भी कवर अप किया था। इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो बताएं। नो सर। नो सर सर। एक चीज लेकिन सर पूछनी थी सर। हाँ बताइए। सर वो TDS और TCS सर थोड़ा उसके बारे में समझा दिए सर। हाँ, अभी TDS जो है ये वाला मैंने जानबूझकर इसलिए छोड़ा है। ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और ये है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज, हाँ सर, ये समझ टैक्स गए। डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसको इसलिए छोड़ा कि प्रैक्टिकल यस करते सर। समय इसका हम आपको यूज बताएंगे, मगर आपने बात उठाई है तो इसको आप समझ लीजिए। अगर आप सपोज करिए कि एक एम्प्लॉयर है और मैं आपके यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ, ऐसी कंडीशन में पहले मैं डायरेक्ट टैक्स से आपको बताता हूँ। मैंने आपके यहाँ जॉब करा और जॉब करने पर एनम मेरी सैलरी 6 लाख रुपीज हुई। तो 6 लाख रुपीज होने पर मैं टैक्स के दायरे में आ गया। तो जब मैं टैक्स यस के सर। एरिया में आता हूँ तो ऐसी कंडीशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टैक्स डिडक्ट कर लें और टैक्स डिडक्ट करके मुझे सैलरी का पेमेंट कर दें। तब ये बेटा TDS हो जाता है और मेरे हाथ में टैक्स डिडक्ट करके नेट सैलरी आती है और आप उस टैक्स को ओके कलेक्ट सर। करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर देते हो। इसी तरह से जब समझ गए सर। सेल और परचेज की कंडीशन की बात होगी तो आप सेलर हो गए और मैं परचेजर हो गया। जब मैं आपसे गुड्स परचेज करूंगा तो आप टैक्स बेटा कलेक्ट करोगे और यस सर फिर समझ गए। उस टैक्स को आपको पेमेंट करना है, किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। एनी डाउट? नो सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही समय पर उठाया। अच्छा, इसके बाद में ये थर्ड पॉइंट भी कल हम लोगों ने कवर अप किया था, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटीज रजिस्टर, जिसपे मैंने आपको इन तीनों पे डेबिट और क्रेडिट और कंटेंट भी बताए थे। अब आज आते हैं इसके आगे कि अगर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो 14.2 दिख रहा है आपको, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ टैक्सेबल पर्सन। इसके साथ में गिवन है इसका सेक्शन 49 ब्रैकेट में होता है, इसको बोलते हैं सब सेक्शन। तो अगर आपको डिफाइन करना है तब आप बोलोगे अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017। मगर इस लेवल पे ये उम्मीद नहीं रखी जाती कि आप सारे सेक्शन को मेंशन करें। अब टॉपिक समझिए कि अगर लायबिलिटीज है तो आप किस तरह से उसको डिस्चार्ज करेंगे। टैक्सेबल पर्सन अगर डिस्चार्ज करता है तो किस किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, यहाँ पर ये ऑर्डर आपको समझना है। तब आपके मन में आएगा सर क्या जो ये A, B और C लिखा दिख रहा है इसको पहले हम लोग याद करें, प्रीवियस टैक्स पेड और फिर करंट टैक्स पेड याद करें, फिर हम डिमांड को याद करें। जी हाँ, यहाँ पर ये फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं, देखो लिखा है एवरी टैक्सेबल पर्सन
shall discharge his tax and other dues। कल मैंने क्लास में आपको इंटरेस्ट, पेनाल्टी और फी, इन सब की लायबिलिटीज के बारे में बताया था, शायद याद हो। हाँ सर, याद है। तो इसमें सबसे पहला काम होता है प्रीवियस टैक्स। करंट टैक्स और प्रीवियस टैक्स में डिफरेंस समझिए। अभी आपका ईयर चल रहा है 2021-22। इस समय आप जब सेल करेंगे और टैक्स को कलेक्ट करते हैं, इस ईयर के टैक्स को हम लोग बोलेंगे करंट टैक्स। और ये पीरियड क्योंकि करंट था तो ये पीरियड हो जाएगा करंट टैक्स पीरियड। बताइए, कोई डाउट करंट टैक्स पीरियड को लेकर के? नो सर। ठीक इसी तरह से ये प्रीवियस है। अभी हम लोगों ने ईयर कौन सा लिया, 2021-22। तो प्रीवियस ठीक इससे पिछला वाला हो जाएगा। तब आपके मन में ये बात आएगी, सर क्या प्रीवियस ईयर का भी टैक्स हम इस समय पे करें? ऐसा होता है कि अगर आपने देखो लिखा है सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड शैल बी पेड फर्स्ट। सेल्फ असेसमेंट किया था टैक्स में, कल बताया था कि एडिशनल टाइम आपको ऑफिसर से मिला, टाइम पीरियड होने के बाद में इस बार वो टाइम आया कि आप पे करें। तो प्रीवियस ईयर का जो ड्यूज होंगे उनको आप सबसे पहले पे करेंगे, उसके बाद में फिर आप करंट पीरियड को लाएंगे सीक्वेंस में पेमेंट करने के लिए। जब ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग आएंगे किसके ऊपर, यहाँ पर डिमांड के ऊपर। मीन्स डिमांड। yes, demand, any other amount payable under this act, all the rules made thereunder shall be paid after the payment of above amount। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कौन सा अमाउंट है, प्रीवियस ईयर तो टैक्स समझ में आया, करंट ईयर टैक्स समझ में आया, डिमांड कौन सा है? यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ये डिमांड आपकी इकोनॉमिक्स की डिमांड नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से जो ड्यूज होंगे, पेमेंट होंगे, उनकी बात हो रही है। तो मन में आएगा सर कौन से होंगे, इसीलिए देखो डिपार्टमेंट ने यहाँ लिख दिया है एनी अदर अमाउंट पेबल। अभी उसका नेम डिक्लेयर नहीं है, मगर किसी भी तरह का कोई और अगर इस एक्ट से या रूल के थ्रू ड्यूज आते हैं तो उनका आप पेमेंट करेंगे। सो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स किए, प्रीवियस टैक्स पेड, करंट टैक्स और डिमांड। बताइए पर राजेश, इसको लेकर के कोई दिक्कत आपके मन में? नहीं सर, समझ गए सब। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर इसका पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद में क्या होगा उसको देखिए। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ई लेजर। लेजर आप सब लोग बहुत ढंग से जानते हैं। अब हम यस सर। करते हैं ई यस लेजर। सर। जब बेटा ई लेजर की बात है तो क्या ये बुक में चल रहा है या पोर्टल की बात हो रही है? पोर्टल की। सब पोर्टल की बात हो रही है। बहुत सही, बिल्कुल सही आप दोनों ने बताया कि यहाँ पर हम इसकी पोर्टल की बात कर रहे हैं और ये ई लेजर है। अब इसमें हमारे पास जो क्रेडिट अवेलेबल होता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में आईटीसी। क्या फुल फॉर्म था आईटीसी का? सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। वाह शोभित, बहुत बढ़िया, सब याद है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल था वो हमारे पास आईजीएसटी का अवेलेबल हो सकता था, सीजीएसटी का हो सकता था और एसजीएसटी। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी, इनको हम लोग एक साथ रखते हैं, पहले ही आपको पता है। तो ये आईटीसी आपके पास अगर अवेलेबल है तो इस आईटीसी को हम किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आईटीसी आपके लिए किस नेचर का होता है? सर एसेट। एसेट्स, बिल्कुल ठीक। ये एसेट्स नेचर का होता है और जो लायबिलिटीज हैं वो आप जान ही रहे हैं जिनका आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करते समय जो ऑलरेडी आपके पास एसेट्स हैं उनसे लायबिलिटीज को एडजस्ट करना होता है। तो एसेट्स क्या होंगी यहाँ पर? आईटीसी होंगी, मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 तरह से अगर है तो पहला आईजीएसटी की मैं बात करता हूँ, आईजीएसटी के ऊपर आया हूँ। आईजीएसटी का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो बेटा इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले आप इससे आईजीएसटी की जो लायबिलिटीज है उसके लिए यूटिलाइज करेंगे, फिर अगर कुछ पैसा बचता है तब आप इसको सीजीएसटी की लायबिलिटीज के लिए यूटिलाइज करेंगे,
फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो आप इसको SGST और UTGST की लायबिलिटीज के लिए यूज करेंगे। तब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब, हम सीक्वेंस याद कर लें? अगर हम SGST को पहले कर दें और CGST को बाद में कर दें तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल यस सर, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। जो सरप्लस है आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी के लिए यूज, फिर अगर बचेगा तो सीजीएसटी के लिए यूज, फिर अगर कुछ सरप्लस बचेगा तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए यूज। बताइए कोई डाउट? नो सर। मन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, अभी इसका एक प्रैक्टिकल इमीडिएट करेंगे तो ये डाउट्स और क्लियर होंगे। अब हम आईजीएसटी के बाद सेकंड पर आते हैं। आईटीसी का सेकंड पार्ट है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी के ऊपर भी आपका आईटीसी बच सकता है। इस एसेट्स को आप कैसे यूज करेंगे, इसका सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में सबसे पहले आईजीएसटी आएगा, फिर सीजीएसटी आएगा। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि पहले सीजीएसटी के लिए यूज होता था, फिर जो सरप्लस बचता था वो आईजीएसटी के लिए यूज होता था। मगर अब जो चेंज हो चुका है प्रीवियस ईयर, इस अमेंडमेंट की वजह से सीजीएसटी के लिए पहले यूज नहीं किया जा सकता। सीजीएसटी पहले किसके लिए यूज होगा? आईजीएसटी। बिल्कुल सही, IGST। आईजीएसटी। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले आईजीएसटी के लिए और पहले छोड़ करके सेकंड नंबर पे सीजीएसटी के लिए। तो सेम इसी बात को समझिए, चाहे सीजीएसटी की बात हो और चाहे एसजीएसटी की बात हो, दोनों में ही देखो पहले नंबर पर हम इसको किसके लिए यूज करेंगे? आईजीएसटी। आईजीएसटी के। फिर जो इनका सरप्लस होगा उसको हम लोग सेम नेचर के लिए यूज करेंगे, मतलब एसजीएसटी का एसजीएसटी के लिए और सीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए। एक सर इसमें एक बहुत, चीज पूछनी थी। यस यस, सर ये आईजीएसटी को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया गया है सर, हर टैक्स में, हर क्रेडिट अवेलेबल में? आईजीएसटी का फुल फॉर्म कुछ याद है? यस सर, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस हाँ, टैक्स। इंटर स्टेट होता था। तो इंटर स्टेट होने का मतलब कि यहाँ पर दो स्टेट के बीच में भी तो लड़ाई हो सकती है। सपोज करिए कि मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, इन दोनों के बीच में गुड्स को ट्रांसफर किया गया। जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज करो वो मैन्युफैक्चर हुए, एक्साइज ड्यूटी अगर होती तो वो मध्य प्रदेश में होती। सेल होने के लिए आया, मतलब डेस्टिनेशन प्लेस कौन सा आया? उत्तर प्रदेश आया। यस तो सर। अब अगर सारा का सारा टैक्स जो है वो कलेक्ट होकर मध्य प्रदेश के पास चला जाएगा, तब उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब बल्कि कुछ नहीं सर। डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सेल होने की वजह से पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो डेस्टिनेशन पोजीशन है, जहां कंज्यूमर लास्ट में मिलता है, वहां पे सेल टैक्स मिला करता था। अब सेल टैक्स तो मर्ज हो गया जीएसटी में, तो इस तरह तो फिर आराम करता रहेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर आईजीएसटी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। और बहुत सही क्वेश्चन फिर आज तुमने पूछा कि इसको हम फर्स्ट नंबर पे क्यों रखते हैं। वजह यही है कि डिस्प्यूट ऑफ टू स्टेट पहले सेटिस्फाई करी जाती हैं, उसके बाद में फिर सेंटर की बात आती है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि सर वो तो चलिए ठीक है, अब हमने आईजीएसटी को अगर फर्स्ट नंबर पे रख लिया तो एसजीएसटी को सेकंड नंबर हम क्यों नहीं देते? हमने एसजीएसटी को थर्ड नंबर क्यों रखा है? ये भी आपके मन में एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता था। तो समझिए, नेम से ही देखिए, ये सीजीएसटी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर को। सेंटर को। बिल्कुल सही, तो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेट है। और सेंटर और स्टेट दोनों अगर आमने सामने आ जाएं तो इसमें से बड़ा कौन? सेंटर। सेंटर। तो इसी वजह से इसका सेकंड नंबर रखा गया। ओके। ओके। यस सर, समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट एक बात ये कि जो बेटा आईटीसी आपका था, ये आईटीसी अगर सीजीएसटी का इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद में सरप्लस बच जाता है तो हम उसका कहां पर यूज करेंगे? समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आईजीएसटी के केस में जो आईटीसी था वो पहले आईजीएसटी में गया, फिर सरप्लस बचा सीजीएसटी में गया, तो थर्ड नंबर पे वो किस पे गया? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में गया। जब बल्कि सीजीएसटी सरप्लस है, वो देखो वो शो एसजीएसटी के लिए नहीं किया गया। और तो और जो एसजीएसटी का सरप्लस है वो सीजीएसटी के लिए यूज
नहीं किया गया। नहीं। समझ रहे हैं? यस तो सर। जब अगर सरप्लस बच जाएगा एसजीएसटी का तो वो आप सीजीएसटी के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब अच्छी तरह जानते ही हैं कि हम इसको यस सर, समझ नेक्स्ट गए। ईयर के लिए फॉरवर्ड करेंगे और वहां पर हम इसको इसी पर्टिकुलर हेड के लिए यूज करेंगे। अब बताइए आपका टर्न, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, नो सर। देन इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो नोट पर आते हैं। जो मैंने ओरल अभी आपको बोला था उन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग नोट की बात करेंगे। पहले मैं आता हूँ नोट नंबर 1 पे। क्या है हमारा नोट नंबर 1? ये देखिए, बिफोर यूटिलाइजिंग CGST and SGST credit for the payment of CGST and SGST liabilities, any excess of IGST credit has to be utilized for the payment of CGST liabilities. Then only, मैंने सीक्वेंस बताया था, credit shall be utilized for the payment of CGST liabilities. और नोट नंबर 2, the CGST shall not utilize, इसी को बोला था ना अभी क्रॉस करके कि ये यूज नहीं किया जाएगा SGST के लिए। और SGST नहीं यूज किया जाएगा किसके लिए? सीजीएसटी के लिए। CGST के लिए। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो ये सीक्वेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, अगला टॉपिक है इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट इन कैश लेजर।